India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और तमाम निचली अदालत में सुने गए केसों पर अपडेट देंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। तमिलनाडु में एसआईआर को डीएमके पार्टी और अन्य ने चुनौती दी है, जबकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमलय बागची की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा, आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? कोर्ट ने कहा कि अगर वह संतुष्ट होती है तो वह इस अभ्यास को रद्द कर देगी। चुनाव आयोग ने जुलाई 2025 में बिहार में एसआईआर के लिए निर्देश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बाद में आयोग ने अक्टूबर 2025 में अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी एसआईआर को बढ़ा दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तमिलनाडु में एसआईआर के खिलाफ दलील देते हुए कहा कि यह अभ्यास जल्दबाजी में किया जा रहा है और इससे लाखों मतदाताओं को वंचित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में पहले ही विशेष सारांश संशोधन हो चुका है और एक और संशोधन की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को सभी याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी और अगर आवश्यक हुआ तो इस अभ्यास को रद्द कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण संकट को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन की वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों को तत्काल चरणबद्ध रूप में लागू करने की मांग करने वाली एक अर्जी को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। यह अनुरोध चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया की खंडपीठ के समक्ष उल्लेख के दौरान किया गया। अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष कहा कि वह दिल्ली NCR वायु प्रदूषण मामले में एक अंतरिम आवेदन दाखिल करना चाहते हैं, जिसमें WHO के मानकों को तत्काल अपनाने और चरणबद्ध रूप से लागू करने की मांग की गई है। जस्टिस ने पूछा, यह आवेदन किसने दायर किया है? एडवोकेट ने जवाब दिया कि आवेदन एक पर्यावरण कानून विशेषज्ञ अधिवक्ता द्वारा दायर किया गया है। चीफ जस्टिस गवई ने टिप्पणी की, हमारे समक्ष पहले से ही पर्यावरण कानून के कई विशेषज्ञ वकील मौजूद हैं। इसके बाद अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि यह आवेदन कल 12 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया जाए, क्योंकि अदालत उस दिन दिल्ली की वायु गुणवत्ता से संबंधित MC मेहता केस की सुनवाई करने वाली है। इस अनुरोध को ठुकराते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की यह खंडपीठ कल 12 नवंबर को दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई करेगी, जो MC मेहता बनाम भारत संघ मामले का हिस्सा है। पिछली सुनवाई में अदालत को यह बताया गया था कि दिल्ली में कई वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। इस पर अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को निर्देश दिया था कि वह यह बताते हुए एक शपथ पत्र दाखिल करें कि प्रदूषण की स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इससे पहले 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में
पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध को स्थायी रूप से शिथिल करते हुए ग्रीन पटाखों के सीमित उपयोग की अनुमति दी थी, बशर्ते कुछ शर्तों का पालन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड से जुड़े आखिरी बचे मामले में सुरेंद्र कोली की दोष सिद्धि खारिज कर दी। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 2011 के फैसले के खिलाफ कोली द्वारा दायर सुधारात्मक याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें एक मामले में उसकी दोष सिद्धि की पुष्टि की गई थी। कोली ने 12 अन्य मामलों में बाद में बरी होने के आधार पर सुधारात्मक याचिका की मांग की थी। जस्टिस नाथ ने आदेश सुनाते हुए कहा कि कोली को आरोपों से बरी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 के फैसले में दोष सिद्धि को बरकरार रखा गया था, फिर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई थी। कोली की आपराधिक अपील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सेशन कोर्ट के 2009 के निर्णय को रद्द कर दिया। कोली को निर्देश दिया गया कि यदि वह किसी अन्य मामले में वंचित ना हो तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाए। सुरेंद्र कोली ने सुप्रीम कोर्ट में निठारी हत्याकांड के मामले में अपनी दोष सिद्धि को चुनौती देते हुए सुधारात्मक याचिका दायर की थी, जिसमें तर्क दिया गया कि उसे दोषी ठहराने के लिए जिन साक्ष्यों का इस्तेमाल किया गया था वे बाद में उन अन्य मामलों में भी अविश्वसनीय पाए गए, जिससे उन्हें बरी कर दिया गया। याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए पीठ ने टिप्पणी की थी कि यदि दोष सिद्धि बरकरार रखी जाती है तो एक असामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि उसे शेष मामलों में बरी कर दिया गया, जबकि उन सभी में साक्ष्य एक जैसे थे। इस वर्ष जुलाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निठारी हत्याकांड के अन्य मामले में उसे और सह अभियुक्त मोनिंदर सिंह पंडेर को बरी करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 14 अपीलों को खारिज करने के बाद उसके खिलाफ यह अंतिम दोष सिद्धि है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अकोला दंगों की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने के अपने पहले के आदेश पर रोक लगा दी है। यह एसआईटी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के अधिकारियों को शामिल करके बनाई जानी थी। महाराष्ट्र के अकोला में मई 2023 में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान एक 17 वर्षीय मुस्लिम लड़के मोहम्मद अफजल मोहम्मद शारिफ ने आरोप लगाया था कि उसकी पिटाई की गई और उसने एक ऑटो ड्राइवर विलास महादेव राव गायकवाड़ की हत्या देखी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए एक विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 11 सितंबर को दिए अपने आदेश में कहा था कि इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया जाए, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हों और यह जांच दल हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के अधिकारियों से बना हो। हालांकि अब प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम अधिकारियों की एसआईटी गठित करने के आदेश पर रोक लगा दी है। अकोला दंगों की जांच अब नए सिरे से की जाएगी या नहीं, यह तय नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में दलील दी थी कि कोर्ट को इस तरह का आदेश देने का अधिकार नहीं है और इससे जांच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। दिल्ली के लाल किला पर कार बम विस्फोट के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया,
जिस पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था। आरोपी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें आईएसआईएस के झंडे से मिलता जुलता एक झंडा देखा गया। जब अदालत ने कहा कि आरोपी के पास से भड़काऊ सामग्री बरामद हुई है, तो डेव ने कहा कि केवल इस्लामिक साहित्य बरामद हुआ था। न्यायमूर्ति मेहता ने तब कहा कि आरोपी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें आईएसआईएस के झंडे से मिलता जुलता एक झंडा देखा गया था। दवे ने तब बताया कि आरोपी 2 साल से अधिक समय से जेल में है, लेकिन अदालत ने कहा कि उसके खिलाफ आरोप गंभीर हैं। दवे ने जोर देकर कहा कि आरोपी के पास से कोई आरडीएक्स या विस्फोट सामग्री बरामद नहीं हुई है और आरोपी 70% विकलांग है। हालांकि अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। मामले की मुख्य बातें। आरोपी पर आईएसआईएस विचारधारा को बढ़ावा देने और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रचने का आरोप है। व्हाट्सएप ग्रुप। आरोपी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें आईएसआईएस के झंडे जैसी तस्वीर थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन यह निर्देश दिया कि मुकदमे का निपटारा 2 साल के भीतर हो जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आरोपी जमानत के लिए फिर से आवेदन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि जब बच्चे की पितृत्व विवाद में नहीं है तो डीएनए टेस्ट का आदेश नहीं दिया जा सकता। अदालत ने कहा कि मां की सहमति डीएनए टेस्ट के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर बच्चे या आरोपी की पितृत्व विवाद में नहीं है। तमिलनाडु की एक महिला ने एक डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि डॉक्टर ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और एक बच्चे को जन्म दिया। महिला ने दावा किया कि डॉक्टर ने उसके साथ धोखाधड़ी की और उसे परेशान किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीएनए टेस्ट का आदेश देने से पहले अदालत को यह सुनिश्चित करना होगा कि इसके लिए पर्याप्त कारण है और यह जांच के लिए आवश्यक है। अदालत ने कहा कि डीएनए टेस्ट का आदेश देने से किसी की निजता और गरिमा का उल्लंघन हो सकता है। महत्वपूर्ण बिंदु पर नजर डालें तो डीएनए टेस्ट का आदेश। अदालत ने कहा कि डीएनए टेस्ट का आदेश देने से पहले अदालत को यह सुनिश्चित करना होगा कि इसके लिए पर्याप्त कारण है। निजता और गरिमा। अदालत ने कहा कि डीएनए टेस्ट का आदेश देने से किसी की निजता और गरिमा का उल्लंघन हो सकता है। पितृत्व विवाद। अदालत ने कहा कि जब बच्चे की पितृत्व विवाद में नहीं है तो डीएनए टेस्ट का आदेश नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के एक आदेश पर रोक लगाई है जिसमें हत्या के दोषी 3 व्यक्तियों की सजा को निलंबित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को अस्पष्ट और अनुचित बताया है। झारखंड की एक अदालत ने 3 व्यक्तियों को हत्या का दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया था, जिसके खिलाफ पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। न्यायमूर्ति जेएस पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन ने पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कोई कारण नहीं बताया है और ना ही इस बात पर विचार किया है कि सजा को निलंबित करने के लिए क्या पर्याप्त आधार है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और दोषियों को 24 घंटे के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। साथ ही हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह दोषियों की सजा निलंबन की याचिका पर नए सिरे से विचार करेंगे। हाई कोर्ट के आदेश पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। अस्पष्ट आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को अस्पष्ट और अनुचित बताया है। आत्मसमर्पण का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को 24 घंटे के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।
महाराष्ट्र के निजी वन भूमि स्वामियों को एक बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया, जिसमें केवल भारतीय वन अधिनियम के तहत नोटिस जारी करने के आधार पर निजी वन भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार को सौंप दिया गया था। न्यायालय ने निजी वन भूमि का स्वामित्व उसके स्वामियों को वापस कर दिया। न्यायालय ने माना कि हाईकोर्ट का यह निर्णय गोदरेज एंड बॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में दिए गए उदाहरण के विपरीत है, जिसमें यह स्पष्ट दिया गया है कि केवल ऐसा नोटिस जारी करने से भूमि स्वतः ही निजी वन के रूप में वर्गीकृत नहीं की जा सकती या महाराष्ट्र निजी वन अधिग्रहण अधिनियम के तहत राज्य में निहित नहीं होती। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्न बी बराले की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर 96 दीवानी अपीलों को स्वीकार करते हुए कहा, हमें लगता है कि हाईकोर्ट का दृष्टिकोण एक बाध्यकारी मिसाल को लागू करने के बजाय उसे टालने का प्रयास है। ये अपीलें निजी भूमि धारकों द्वारा दायर रिट याचिकाओं से उत्पन्न हुई, जिनमें 2000 के दशक की शुरुआत में किए गए राजस्व एनोटेशन और दाखिल खारिज प्रविष्टियों को चुनौती दी गई थी। इनमें उनकी भूमि को वन प्रतिक्रियाओं से प्रभावित बताया गया था और कई मामलों में राज्य में स्वामित्व दर्ज किया गया था। मुख्य कानूनी प्रश्न ये था कि क्या भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत केवल नोटिस जारी करना ही भूमि को निजी वन के रूप में वर्गीकृत करने और एमपीएफए के अंतर्गत राज्य के अधीन करने के लिए पर्याप्त था। गोदरेज एंड बॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के मामले में यह माना गया कि केवल नोटिस ना दिया जाना पर्याप्त नहीं है। नोटिस भूस्वामी को वैध रूप से दिया जाना चाहिए और यह प्रक्रिया एक सक्रिय या पाइपलाइन कार्यवाही की चाहिए, न ही दशकों से निष्क्रिय पड़ी एक पुरानी प्रक्रिया। इस स्पष्ट मिसाल के बावजूद बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने 2018 के विवादित आदेश में यहां अपीलकर्ताओं की याचिकाओं को खारिज कर दिया और उनके मामलों को गोदरेज एंड बॉयज के फैसले से अलग कर दिया। न्यायालय ने गोदरेज एंड बॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में बाध्यकारी मिसाल की पुष्टि की और कहा कि केवल राजपत्र प्रकाशन या प्रशासनिक टिप्पणी ही अपने आप में निहितीकरण स्थापित नहीं कर सकती है। फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.